जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि अगर ये प्रश्न आप लोग देख लेते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके पेपर में ये सब प्रश्न एकदम छप जाएगा। और मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। आप इसको देख लो एक बार और आप इसे पढ़ लो और याद कर लो। मैं कहूँगा पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वह 14 फरवरी से फिक्स हो गया है। आपको पता होगा कब से फिक्स हुआ है, तो 14 फरवरी से। तो आपको इतना पता है तो आप लोग इसको पूरा पढ़ें, क्योंकि अगर 14 फरवरी को आपको हिलाना है, अगर आपको पूरा धमाल मचा देना है, तो पूरा का पूरा तैयारी भी आपका होना चाहिए। तो 100% 14 फरवरी को आपका है मैथ का पेपर, और आपका ये होने वाला है लगभग, देखा जाए तो लगभग हमें लगता है 17 तारीख को, 17 या फिर आपका 16 फरवरी को ये एसएसटी का पेपर होगा। तो उस दिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में टिक मार देना है, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ो और पढ़ो वही जो आपके पेपर में छपे। तो आइए सेक्शन को शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा जैसा कि दिया गया है, आपको सिर्फ आंसर बताना है। तो पहली प्रश्न है, और प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो नोट करेंगे ये था ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन है 2 नंबर। यूरोप का मरीज, यूरोप की स्थापना किसे कहा जाता है? पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूरोप का जो है ना मरीज, ये किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे पेपर में छपता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट कर देंगे। क्लास खत्म होने के बाद भी खत्म कर देंगे, या फिर अभी भी आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, तो आप लोग ये कमेंट करना। आप देखिए क्वेश्चन है यूरोप की स्थापना किसने की थी? यूरोप की। तो नोट करेंगे मैगजीनी ने क्या था। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, पहली बार इतिहास की भौतिक व्याख्या किसने की थी? पहली बार जो इतिहास का भौतिक है उसका व्याख्या, उसको प्रस्तुत किसने किया था? तो नोट करेंगे कार्ल मार्क्स ने किया था। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर है 4 नंबर क्वेश्चन है कॉमिंटर्न की स्थापना किसने किया था? कॉमिंटर्न की स्थापना किस देश में की गई है? नोट करेंगे आप लोग, ये की गई है रूस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग नोट करेंगे। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन है 5 नंबर, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंबोडिया को किस देश का गणराज, किस वर्ष गणराज घोषित किया गया था? कंबोडिया को किस वर्ष गणराज घोषित किया गया था? नोट करेंगे 1870 ईस्वी में। अब है हेमरूड आंदोलन किसने चलाया था? हेमरूड आंदोलन किसने चलाया था? तो नोट करेंगे ये चलाया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर, और ये पूछा जा रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह के स्थापना पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? बिहार में जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ उस पर किस प्रकार का आंदोलन चलाया गया था? तो नोट करेंगे आप लोग, ये चलाया गया था क्या? तो ये चलाया गया था चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन। चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 8 नंबर, और वो क्वेश्चन है शिवाजी, ठीक है ना, जीवाजी राव सूती कारखाना कहाँ खोला गया है? तो 8 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, तो ये खोला गया है ग्वालियर में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। देखिए 9 नंबर क्या पूछा जा रहा है? तो 9 नंबर जो है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन, तो नोट करेंगे ये आया था 1928 ईस्वी में। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, भारत की दलीय पद्धति की विशेषता क्या है? भारत की जो दलीय पद्धति है उसकी विशेषता क्या है? तो 10 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बहुदलीय पद्धति। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, और क्वेश्चन 11 नंबर है। क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज की संरचना किसमें हुई है? बिहार में जो पंचायती राज की संरचना है वह किसमें हुई है? ग्राम में, पंचायत में, जिला में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो ये होगा ग्राम में भी है, ग्राम पंचायत में भी, जिला पंचायत समिति में, जिला पार्षद में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब अगली क्वेश्चन आप लोग 12 नंबर देखेंगे, और क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई है? जिसका छाप क्या है? हाथ का निशान, हाथ का पंजा छाप है, ये भी नोट करेंगे। तो आप लोग नोट करेंगे ये इसकी स्थापना जो हुई थी ना, वह कब हुई थी? तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में, 1885 में। अब देखिए 13 नंबर है, राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में भारत में कितने राज्य थे? कितने राज्य थे भारत में 1956 के दौरान? कितने राज्य टोटल? तो आपको पता रहना चाहिए, ये होगा 14 राज्य थे टोटल। आपको एक और कमेंट करना है कि बिहार में, ठीक है ना,
बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं, ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं आप लोग कमेंट करेंगे। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं ये आप सभी को कमेंट करना है, कितने ज़िले हैं, ठीक है ना, सभी को कमेंट करना है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं सभी को कमेंट कर देना है। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। आप देखिए 14 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। भारत में जो लोकतंत्र का रूप पाया जाता है ना, यह संसदीय पाया जाता है, संसदीय। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर, और ये पूछा जा रहा है केंद्र में जनता पार्टी की सरकार का गठन कब किया गया था। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार, उसका गठन कब किया गया था। तो नोट करेंगे आप लोग 15 नंबर का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 ईस्वी में, यानी 1977 में। देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन सब लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। व्हेन वाज द जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेड इन द सेंटर, तो नोट करेंगे इन 1977, इन 1977 आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो 16 नंबर है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना है, प्रस्तावना में क्या गया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपूर्ण, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो उसी में यह घोषणा की गई है। आप देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को पता ये सब होगा सब। देखिए लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति का, तो नोट करेंगे आप लोग। ये जो है ना क्या होगा, चलिए बिल्कुल होगा बंगला छाप। बंगला, आप लोग बंगला का एक छाप देखे होंगे शायद, देखे, कौन कौन देखे कमेंट करेंगे। बंगला का छाप देखा है, बहुत स्टूडेंट देखे होंगे, जो कि ये कहाँ पर है, जो कि इनकी टक्कर चल रहा है किसके साथ, तो योगी बाबा के साथ। इस प्रकार का बंगला का छाप, ठीक है, देख लो ये है बंगला, तो ये जो है ना यूपी में चलता है। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, जनशक्ति पार्टी का हमने बंगला छाप देखा। अब आइए एक देख लीजिए क्वेश्चन है, भारत में किस देश का उपनिवेश था। भारत में किस देश का उपनिवेश था पहले के टाइम में, वर्तमान में नहीं, यहाँ पर ठा लगा है ना, तो पहले के टाइम में। तो नोट करेंगे आप लोग, ये बिता हुआ है, तो ये होगा ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन ही होगा। और इंग्लिश में भी लिखा है इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ विच कंट्री, ठीक है ना, तो ये होगा ग्रेट क्या है, ब्रिटेन। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर पूछा जा रहा है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का पूर्ण योग क्या कहलाता है। समाज में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन सभी का पूर्ण योग क्या कहलाता है। कमेंट करेंगे आप लोग, अगर पता है नहीं पता है तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन है 20 नंबर, और ये क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी ना वह क्या कहलाएगा, तो वह विकसित देश कहलाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी वह अविकसित देश कहलाएगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय जो है न्यूनतम होगा वह अर्ध विकसित देश कहलाएगा। ये तीनों बात याद रखेंगे। एक नंबर आपका यही क्वेश्चन में से, यह तीनों क्वेश्चन में से, ठीक है ना, ठेठी में बोलते हैं यह में से, तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर है, और क्वेश्चन है निम्न में से किसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राथमिक क्षेत्र किससे कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको याद रखना। प्राथमिक क्षेत्र कमेंट करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र, दोनों कमेंट करना है। तो देखिए प्राथमिक जो कहा जाता है ना वह कहा जाता है कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, और आपने कृषि क्षेत्र देखा सेवा क्षेत्र को, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छपेगा, एकदम छप जाएगा, तो याद रखना आप लोग, एकदम याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन वन को याद रखना, तीनों में से एक क्वेश्चन छपेगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, तो अगली क्वेश्चन है बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित रहता है, यानी बिहार का ऐसा कौन सा दिशा है जो कि हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है सबसे ज़्यादा। तो 22 नंबर का नोट करेंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी ना वह कितनी थी। तो नोट करेंगे ये लगभग थी 1,15,000, ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे आप लोग। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 24 नंबर है, उत्पादन एवं आय गणना विधियों के गुण क्या हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधियों के गुण क्या क्या हो सकते हैं, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, या फिर इनमें से सभी। तो अगर आप लोग 24 नंबर का टिक मार रहे हो ऑप्शन नंबर डी में तो बिल्कुल सही होगा, सहज होगा, वैज्ञानिक होगा, क्या है, व्यवहारिक भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या है,
25 नंबर है, इनमें से कौन गैर संस्थागत वित्त का साधन है? तो 25 का नोट करेंगे आप लोग। ये होगा क्या क्या हो सकता है? बैंकिंग सेवा भी है, महाजन भी है, और यहाँ पर स्वयं सहायक समूह भी, यानी ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 26 नंबर है, प्राथमिक कृषक साख समिति कृषकों को कैसा ऋण प्रदान करती है? तो यह दीर्घकालीन, आप लोग नोट करेंगे 26 का। ये होगा अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे आप लोग। क्या होगा? शॉर्ट टर्म, ठीक है। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, इनमें से कौन सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है? तो 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मारेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान, 1 नंबर यहाँ से भी छपेगा, तो नोट करेंगे आप लोग, ये भी छप जाएगा, तो ये होगा सरपंच में टिक मारेंगे आप लोग। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से होगा शुरू, और ये क्वेश्चन है 29 नंबर, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? आप लोग सोच के देखो क्या हो सकता है, तो ये आप लोग सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, लोकतंत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत ने गणतांत्रिक सरकार को कब अंगीकार किया? भारत ने गणतांत्रिक सरकार को कब अंगीकार किया और वह लोकतंत्र में बदल गया, कब किया? तो नोट करेंगे आप लोग, ये किया गया था लगभग 26 जनवरी 1950 को। ये हमारा संविधान भी लागू हुआ, और ये पहले लागू था गणतांत्रिक सरकार, तो इसको हटा दिया गया। तो अभी जो है लोकतांत्रिक, ठीक है ना, लोकतांत्रिक आप लोग याद रखेंगे, लोकतांत्रिक अभी है। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 31 नंबर, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना सबसे पहला? तो ये तो आपको पता होगा, ये बना था मद्रास चेन्नई में, याद रखेंगे, सबसे पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास चेन्नई में। आप देखिए बच्चा वाला सवाल आपसे पूछ दिया है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यवर्ष कितने वर्षों का होता है? तो ये तो सबको पता होगा, चलिए बिल्कुल पता है, 5 वर्षों का होता है। आप लोग ये बताइए कि मुखिया जो होता है ना, ये आप लोग बताना, मुखिया का जो है ना वो कितने दिनों के लिए काम करता है? मुखिया को कितने दिनों के लिए, कितने वर्षों के लिए काम करना पड़ता है मुखिया बनने के बाद एक बार, ठीक है, ये बताना। वार्ड के बारे में भी बताना, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, दोनों को लिए आप लोग कमेंट कर देना, दोनों में से दोनों कितने वर्षों के लिए रहता है। अब देखिए 33 है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो 33 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, चुनाव आयोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे 34 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ना, 8वीं अनुसूची, उसमें कितने भाषाओं का स्थान है? उसमें कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो आप लोग 34 नंबर का बताने का कोशिश करेंगे ना, तो ये आपका होगा 22 भाषा का। कितना होगा? तो देखिए 22 भाषा का होगा, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर आप लोगों ने बताया है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अगली क्वेश्चन 35 नंबर है, इनमें से कौन भारत के लिए आपदा वर्ष नहीं रहा है? तो आपदा वर्ष कौन नहीं रहा है? तो नोट करेंगे आप लोग 35 नंबर का, ये होगा 1951 ईस्वी में कोई भी भारत में किसी भी प्रकार का आपदा नहीं आया, ना ही भूकंप, ना ही सुनामी, कुछ नहीं आया था, एकदम निश्चिंत रहा था। अब देखिए 36 है, सरिस्का वन जीवन अभाग क्या है? अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, हम थोड़ा सा धड़फड़ा जाते हैं बोलने में, तो आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा। तो देखिए 36 का क्या है कि सरिस्का वन जीवन अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो 36 का नोट करेंगे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, राजस्थान। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखेंगे 37 है, इनमें से कौन मृदा संरचना के लिए आवश्यक है? तो मृदा संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो 37 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, वृक्षारोपण। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 38 नंबर, बिहार में किस खनिज का प्रधानता है? बिहार में किस प्रकार का खनिज का प्रधानता है? तो ये तो आपको पता होगा, चूना पत्थर जिसे हम लोग सीमेंट कहते हैं। आप देखिए अगली क्वेश्चन क्या है? तो चलिए अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन परियोजना बिहार में अवस्थित नहीं है? तो बिहार में अवस्थित जो परियोजना नहीं है ना, ये होगा आपका हिड्डुक्की परियोजना। और हिड्डुक्की परियोजना जो है ना, ये क्वेश्चन तो हिड्डुक्की परियोजना आंसर हो गया बिहार के लिए। अब हिड्डुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, ये भी आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड में अवस्थित है, तो ये अभी आपको याद रखना जरूरी है, पूछ देता है क्वेश्चन। आप चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? तो 40 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन है, बोरोरो जनजाति किस देश में निवास करता है? तो 40 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा कैमून। अब है 41, भारतीय वन जीवन बोर्ड का गठन कब किया गया था?
तो 41 का नोट करेंगे 1952 में। अब अगली क्वेश्चन है बालाघाट खनिज क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, तो नोट करेंगे 42 का ऑप्शन नंबर ए बी होगा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जिसे हम लोग एमपी कहते हैं शॉर्ट में, तो मध्य प्रदेश नोट करेंगे। अब चलिए अगली क्वेश्चन है रानीगंज का संबंध किस खनिज से है, रानीगंज का संबंध तो नोट करेंगे ये है कोयला से। अब अगली क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर राणा प्रताप सागर परियोजना विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो 44 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। अब अगली क्वेश्चन क्या है तो देखिए दार्जिलिंग 45 है दार्जिलिंग किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो 45 का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा चाय के लिए। अब अगली क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 46 है और क्वेश्चन है इनमें से कौन राजस्थान का ऊनी वस्त्र उत्पादन का केंद्र है, तो नोट करेंगे 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा बीकानेर होगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 47 नंबर और ये आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रेल द्वारा यात्री बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 47 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में नहीं किया गया था, तो नोट करेंगे अभी तक। देखिए यात्री के लिए आपको बता दूं ये जो बीमा का बात पूछा है भारतीय रेल में जो यात्रा आप लोग करते हो तो उसमें आपको मतलब कि कोई किसी व्यक्ति का जो ट्रेन में यात्रा करने के समय यदि उनका मृत्यु हो जाता है तो उनके लिए किसी भी प्रकार का बीमा नहीं बना है अभी तक, तो आप लोग नोट करेंगे इनमें से किसी में नहीं। आप देखिए 47 नंबर है 28 नंबर है इनमें से कौन बिहार का सिंचाई साधन है, सिंचाई साधन क्या है बिहार का, तो देखिए इनमें से सभी होगा, पाइप भी होगा, पोखर भी होगा, नहर भी होगा, यानी इनमें से सभी। अब अगली क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगली क्वेश्चन क्या है तो 49 नंबर है ठाकुर पेपर मिक्स ठीक है ना मिल्स कहाँ अवस्थित है, ठाकुर पेपर मिल्स जो ना कहाँ अवस्थित होगा, तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखेंगे समस्तीपुर में। अब चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और चलिए एक और क्वेश्चन इसी में से बताइए आप लोग, क्वेश्चन नहीं है आपके लिए कि बताना समस्तीपुर से कितने स्टूडेंट हमारे क्लास मिथुन स्टडी सेंटर से क्लास करते हैं, वो लोग कमेंट करेंगे अपना नाम और जिला, ठीक है। और चलिए और अगर आप लोग और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हो यानी किसी भी जिला से हो आप लोग कमेंट करिएगा अपना नाम एंड साथ में जिला, ठीक है। और ये अभी कमेंट कर दो अच्छी बात है, और आप लोग कमेंट करना जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग करना ताकि हम देखें और आपका कमेंट पढ़ें, ठीक है। चलिए तो देखेंगे हम लोग कि कितना स्टूडेंट कहाँ से हमें देखते हैं। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं 50 नंबर और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है गंगा नदी के दोनों तटों पर स्थित जिलों में किस फल का उत्पादन अधिक होता है, तो नोट करेंगे आप लोग, ये आपका होगा 50 नंबर का क्या होगा, चलिए कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही होगा मक्का, यानी कि गंगा नदी है तो गंगा नदी जैसे कि मान लीजिए ये भी बह रहा है पानी और ये बीचों बीच गंगा नदी है और इस पर ये एक बांध आपका हो गया और इधर भी बांध होगा, तो ये बांध जो होता है ना इस बांध पे किस फसल को ज़्यादा उगाया जाता है, तो मक्का अच्छा होता है, ठीक है। चलिए तो चलिए आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे, उससे पहले आप लोगों को 2-3 जो है बातें हैं वो बताकर चलेंगे, ठीक है ना, बताते चलते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या क्या है। तो देखिए अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो और अभी पहली बार ही हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना काफ़ी अनिवार्य होता है। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री में ये नोट्स आपको देखने को मिलता है व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो फ्री में आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री, कोई फी नहीं है। ये जो क्लास अभी हुआ है जो नोट्स आप देख रहे हो अभी ये नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। तो इसके लिए नंबर आप लोग ले लेंगे हमारा 696 98, ठीक है ना, 98 यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ 696। देखिए इसके लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री में आप लोग ज्वाइन करेंगे और ग्रुप में और आकर के देखिए 95 लास्ट में यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, पूरा लिख देते हैं फिर से। देखिए नंबर ये है 6009698095। तो इस पर आप लोग यस सर करके मैसेज करेंगे और हो सकेगा तो नाम भी आप लोग भेज दीजिएगा ताकि मैं सेव कर लूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो आपको वहाँ पर ये सब नोट्स मिल जाएगा और भी जो पीछे का नोट्स है वो सब भी आपको न्यू ग्रुप जब बनेगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये करेंगे और टेलीग्राम पर आप लोग टेस्ट देना ना भूलें। टेस्ट के लिए आप लोग जो पता है ना आपको, बहुत स्टूडेंट को पता है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन पहले कीजिए। पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे तो आपके मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर कई बच्चे क्या होते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, टेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं करते, तो देखिए सबसे पहले जो है ना नाम आपको सही से सर्च करना होगा। नाम जब तक आप लोग सही से सर्च नहीं करोगे तब तक ग्रुप नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च बार का आइकन मिलता है इस प्रकार से, तो उस पर आप लोग टैप करेंगे सबसे पहले। तो उस पर जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर MI जो अक्षर लिख रहा हूँ ठीक है ना वो लिखेंगे MITHUN। उसके बाद आपको स्टडी इस प्रकार से लिखना है STUDY स्टडी,
और उसके बाद आप लोग सेंटर भी लिखेंगे ये द्वारा, जैसे CENTRE सेंटर। जैसे मैंने अभी ये लिखा है स्पेस दे करके ऐसे आपको लिखना है और सर्च करना है। तो चैनल का जो लोगो है मिठुन स्टडी सेंटर जो अभी देख रहे हो इधर साइड में आप लोग, वही आपको देखने को मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जितना भी फ्रेंड आपका होता है उन सभी को भी आप लोग ऐड करेंगे। जैसे आप लोग लाइक जो आइकन होता है उस पर सर्च करेंगे फोटो पर DP पर, तो वहाँ पर नीचे थोड़ा सा आइएगा तो नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से एक डब्बा बना रहेगा और उसमें लिखा होगा ऐड मेंबर, इस प्रकार से ऐड मेंबर्स, ठीक है ना, ऐड मेंबर्स इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो उस पर टाइप करके आप लोगों का जितना भी ऐड होगा, जितना भी आप लोग सेव किए होंगे नंबर अपने मोबाइल में, सभी का नंबर आ जाएगा। तो जो भी क्लास 10 में पढ़ता होगा बस उनको आपको सेव करना है, उसको ऐड करना है, उनके सिवा किसी को नहीं, ठीक है। और टेस्ट आप लोग देंगे। टेस्ट का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट कब का होता है। तो रविवार को एक टेस्ट होता है रात में 9 बजे, रात में 9 ही बजे होगा आपका, रात में 9 PM में, ठीक है। एक टेस्ट 9 बजे PM में होगा और एक आपका होगा बुधवार, ठीक है ना, बुधवार का होगा, जो कि बुधवार को आपको होता है, मतलब 3 दिन में, 3 दिन हफ्ता में होगा, सप्ताह में, तो वो भी रात 9 PM में ही होगा। और एक क्लास आपका होता है, एक और टेस्ट आपका होगा, वो कब होगा तो आप लोग नोट करेंगे शुक्रवार को। कब होगा तो शुक्रवार को आप लोग नोट करेंगे, शुक्रवार को भी आपका नोट्स 9 PM में ही होता है, तो ये भी आप लोग जान लेंगे, ठीक है। और जो है ना ये सब जो टेस्ट होगा, इन सभी टेस्ट में आपके लिए प्राइज भी रहेगा और प्राइज लगभग 100 रुपया तक रहेगा, ठीक है। 100 रुपया तक इसमें प्राइज रहता है। तो टेस्ट देना आप लोग ना भूलें। और टेस्ट कैसे दीजिएगा, कैसे आप रैंक 1 और 2 में आप लोग आते हैं, रैंक 1, ठीक है ना, रैंक 1 रैंक 2 आप लोग इन सभी में अगर आते हैं तो आप लोगों को देख लीजिए, पहले लिख रहे हैं पूरा रैंक 1 रैंक 2 3, तो इन सभी में अगर आप लोग आते हैं तो आपको 100 रुपया का लगभग प्राइज मिलेगा, ठीक है। और मिलता भी है, कई स्टूडेंट को तो 150 रुपया का मिल चुका है, तो आप लोगों को भी लगभग 100 रुपया का मिलेगा, तीनों रैंक में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेली क्लास करना होगा। तो उसके लिए क्या करें, चैनल को देखिए, चैनल नीचे में आपको दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो रेड कलर का निशान आपको दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे क्लास जो होगा वो आप लोग करेंगे। और यूट्यूब पर भी क्लास का जो टाइम है वो मैं बता देता हूँ। एक शाम में आपका क्लास कब होता है तो जान लीजिए। शाम में क्लास जो आपका होता है वह 6:15 में होता है, 6:15 PM में। और एक होता है रात में, आपका रात में जो होता है ना वो होता है 8 बजे। और आपको मैं बता दूँ 8 बजे होता है, 8 PM में। तो देखिए सब्जेक्टिव, देखिए शाम को जो क्लास होगा, शाम को जो क्लास होता है उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर शाम को क्लास जो होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और रात में जो क्लास होगा तो उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ये आप लोग जान लेंगे, रात में होगा सब्जेक्टिव और शाम में जो 6:15 में होगा उसमें होगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना पढ़े उनको भी आप लोग बताएं और बोलें कि मिठुन स्टडी सेंटर के साथ जुड़े। चलिए धन्यवाद।